हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस क्रम में हम लोगों ने 2 वीडियो देखा है। उसके अलावा अब हम लोग चलते हैं तीसरे वीडियो की ओर और देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने में अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेपोलियन और उसके सुधार से किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद आया। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेपोलियन के सुधार, यानी नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी। तो सबसे पहले नेपोलियन पर संक्षिप्त हम लोग ध्यान देंगे। नेपोलियन का जन्म जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था और उसके बाद नेपोलियन जो है वो एक महान शासक बना, फ्रांस का महान सम्राट बना और मात्र वो 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन गया। 24 वर्ष की उम्र में सेनापति बनने के बाद उसने लगातार यूरोप में कई युद्ध जीते और जीतने के बाद जो है अंततः वो सेनापति के होते हुए एक समय आया जब वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को उसने जीत लिया, यानी सम्राट बन गया। यानी जब सेनापति बना उसके बाद उसने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा और लगातार जीत हासिल करते गया और उसके बाद वो सम्राट बन गया। सम्राट बनने के बाद जो है उसने फ्रांस में कई सारे सुधार किए, कई सारे कार्य किए। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है राजतंत्र को खत्म किया गया और वहां गणतंत्र स्थापित किया गया। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद एक बार फिर गणतंत्र जो है समाप्त हुआ, राजतंत्र आया। लेकिन राजतंत्र आने के बावजूद भी उसने कई सारे सुधार किए जिससे फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई। साथ ही साथ उसने जिन क्षेत्रों पर अपने कब्जा जमाया उन क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। कौन कौन से काम किया ये इस चीज को देखते हैं। तो नेपोलियन ने सुधार किया जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उस संहिता को नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता के तहत उन्होंने कई सारे कार्य किए जिनको अब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला काम किया कि उसने जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। आपको मालूम है फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था जो जन्म के आधार पर उनको मिलता था, यानी उस वर्ग में जन्म लेते थे तो वो अधिकार उनको मिल जाता था। तो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार प्राप्त था उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर उसने क्या लिया, उसके स्थान पर लाया कि कानून के समक्ष बराबरी एवं संपत्ति का अधिकार। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग बराबर होते हैं। भारत में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था। फ्रांस में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पढ़ा है कि लेटर डिकैचेट हुआ करता था जिसका इस्तेमाल जो है राजघराने या कुलीन परिवार के लोग जो है करते थे और करके जो है अपने प्रतिद्वंदियों को सजा दिलाते थे। तो इसने क्या किया कि कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, सभी को बराबरी लाई। कानून में ही बहुत सारी बराबरी लाई। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जर्मनी और इटली के जब एकीकरण की चर्चा हम लोग करते हैं तो उस समय हम लोगों को मालूम चलता है कि जर्मनी इतने छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था कि कानून के समक्ष जो है भिन्नताएं थी। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो किस कानून के तहत जो है उन्हें सजा दी जा रही है। तो इसने क्या किया कि कानूनों में समानता लाया और इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। यानी आपके पास ये था कि आपके पास धन है तो उसे आप अपने पास नहीं रख सकते, उसे कोई दूसरा व्यक्ति भी ले सकता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अगर आपकी संपत्ति है तो उस पर आप ही का अधिकार होगा। जैसे किसानों को लेकर के हुआ करता था कि उन्हें जो है कुछ धन दिए जाते थे, बाकी धन जो था कुलीन ले लिया करते थे। उसके अलावा जो उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्र जो थे उनमें भी सुधार किया। यानी नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो इन क्षेत्रों में भी उन्होंने इन सारे सुधारों को लागू किया। और इन सारे सुधारों को लागू करने से क्या हुआ, उन लोगों में भी एक सूत्र में देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि इटली कई क्षेत्रों में बटा था, जर्मनी कई क्षेत्रों में बटा था और अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो उनको मालूम ही नहीं चलता था कि वो किस राजा के कानून का पालन कर रहे हैं और कौन से राजा जो है उसको सजा दे रहा है या किस तरीके से उनके जो है सजा का जो है प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया कि उनमें एकता लाया, यानी एक समान कानून होने की वजह से उनमें एकता की भावना जागृत हुई। तो नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में उसने क्या किया, सुधार किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कई तरह के सुधार, जैसे मान लीजिए कि उसने क्या किया कि सामंती व्यवस्था जो था उसको खत्म कर दिया।
आपको मालूम है कि सामंत हुआ करते थे जो बड़े पैमाने पर क्या करते थे जी, लोगों से यानी किसानों से कर वसूलते थे और वसूल करके जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और किसानों की हालत जो थी बहुत ही ज्यादा खराब होती थी। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रांस में कुलीन वर्ग के लोग जो थे युद्ध करते थे, ब्राह्मण पूजा करते थे, और जो किसान हुआ करते थे यानी निम्न वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो उनका खर्च उठाते थे। तो इसने क्या किया कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी से मुक्ति कर दी। यानी वो जो दास हुआ करते थे जिनको खेती कराई जाती थी या जागीर दे दी जाती थी और उसके बदले उनसे माल गुजारी या पैसे लिए जाते थे, उस चीज को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी अब जमीन जो थी वो किसानों की थी और किसान उस पर खेती कर सकते थे। तो ये इन्होंने सुधार किया। नेक्स्ट जो सुधार किया यातायात और संचार में। अब यातायात और संचार में सुधार करने की वजह से जो ये व्यापार था उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ। जैसे श्रेणी था, संघ था, ये कई तरह के शुल्क लगाए जाते थे, आयात निर्यात पर शुल्क लगाए जाते थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस चीज को इन्होंने क्या किया, खत्म किया। इन्होंने जो है यातायात में सुधार किए और संचार में भी सुधार किया और इससे क्या हुआ, व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट सुधार किया कि मानक भार और नाप और राष्ट्रीय मुद्रा। अब ये हुआ कि एक तय कर दिया गया, एक वस्तु का वजन नापने की जो इकाई थी उसको तय कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से एक राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। जैसे मान लीजिए कि भारत में जो है रुपया चलता है और सऊदी अरब में रियाल चलता है। तो इससे क्या होता है कि भारत और सऊदी अरब के लोग जब एक दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां परेशानी होती है, लेकिन अगर एक ही रुपया रहे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। तो इसने क्या किया कि जितने क्षेत्रों में जाते थे उन सभी क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय मुद्रा होती थी, वो फ्रांस की मुद्रा होती थी और वही चला करती थी। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार करने में सहूलियत हो गई, यानी सामानों को बेचना खरीदना जो है आसान हो गया। तो इन सारे सुधारों से आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर राजतंत्र ही था, लेकिन फ्रांस में बहुत तरह के सुधार देखने को मिले। यानी शायद ये सारे सुधार जो है गणतंत्र में संभव नहीं थे। ऐसी स्थिति को लेकर के ही फ्रांस के अलावा बाकी जिन क्षेत्रों में भी फ्रांसीसी सेना यानी नेपोलियन की सेना गई, वहां लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें जो है एक स्वतंत्रता के रूप में देखा कि ये लोग जब आ गए हैं तो निश्चित तौर पर जो है फ्रांस में स्वतंत्रता जो हुई है उसी का प्रसार जो है हमारे राष्ट्र में भी ये लोग करेंगे। यानी आप भी देख सकते हैं, आपको भी अनुभव यही हो सकता है कि फ्रांस में बहुत सारे अच्छे कार्य किए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपोलियन ने इन सुधारों के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी रखे जो बाद में चल करके जीते हुए क्षेत्रों के लोगों को ये जो है असहनीय लगा। उनमें क्या क्या चीजें थी, उनमें चीजें ये थी कि कर बढ़ा दिया गया। यानी जो किसान थे या अन्य लोग थे जिन पर जो टैक्स लगता था उसको इन लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप क्या होता है, यानी सेंसरशिप वो स्थिति होती है जब आप अपने मन से कोई चीज भी कहीं भी छाप नहीं सकते हैं, बल्कि आपको छापने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेनी होती थी या पूर्वेक्षण कराना होता था। यानी अखबार को लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले दंडाधिकारी के सामने उसकी एक प्रति देनी होती थी। दंडाधिकारी यह तय करता था कि ये खबर जो है लोगों में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अगर उसको लगता था कि कोई खबर हमारे शासन व्यवस्था के लिए घातक है, खराब है, तो उसको वो क्या करता था, हटा देता था। तो इससे हुआ ये कि लोगों की जो आवाज थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। जहां कहीं भी सेना जो है लोगों के साथ अत्याचार करती थी वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंचती थी। उसके अलावा दूसरा ये था कि नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसने क्या किया, सेना में लोगों की जबरन भर्ती शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जिन क्षेत्रों में उन्होंने जो है कब्जा किया था वहां जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो परिणाम ये हुआ कि पहले तो लोगों ने स्वतंत्रता के रूप में इनका स्वागत किया, लेकिन ये स्वतंत्रता जो थी बहुत ज्यादा घातक थी। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने अब जो उन लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी वो मर गई और धीरे धीरे जो है नेपोलियन का विरोध भी होना शुरू हो गया। इसको चित्रित करते हुए एक चित्र बनाया है ज़ेब्रेकन, यानी जर्मन में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ये चित्र किसके द्वारा बनाई गई, ये चित्र बनाई गई है कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज द्वारा। इस चित्र में ये बतलाया गया है कि किस तरीके से जो है फ्रांस की सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में जाती है और जाकर के वहां लोगों को स्वतंत्रता की बात कहती है। और इस चित्र में आप बीच में देखेंगे तो कुछ लोग जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहे हैं और उस वृक्ष पर एक पट्टी है जिस पर लिखा हुआ है कि हमसे आजादी और समानता
ले लो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसी चित्र के अगर हम बाएं किनारे और देखें तो वहां आपको मिलेगा कि एक किसान का जो है सामान लूटते हुए सैनिक दिखाई देते हैं। उसी तरह वृक्ष जो लगाए जा रहे हैं उसके अगर भाग में आप देखेंगे कि कुछ लोग, कुछ नवयुवक सेना के जो जवान हैं वो महिलाओं से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि फ्रांस के लोगों ने जो स्वतंत्रता दी वो स्वतंत्रता कहीं लोगों के जो नैतिकता था या उनका जो आत्मसम्मान था उससे कम था। ऐसी स्थिति में ही नेपोलियन का विरोध लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।